नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। इधर मैं चक्रव्यूह में चल रहा था। हमारे देश में राहुल गांधी के माध्यम से जो चक्रव्यूह की चर्चा शुरू हुई, उसमें कुछ चक्रव्यूहों की चर्चा मैंने भी शुरू की थी। लेकिन इधर जो है बांग्लादेश का घटनाक्रम कुछ ऐसा घूमा, बल्कि यूँ कह लीजिए कि वहाँ कई चक्रव्यूहों का या चक्रव्यूह के भयंकर व्यूहों का ऐसा खेल चला कि एक अच्छी सत्ता, एक प्रगतिशील सत्ता, देश का कल्याण करने वाली, देश को उन्नत करने वाली सत्ता बदल गई, तख्ता पलट हो गया। जिस शेख हसीना ने 15 वर्षों तक राज के बाद बांग्लादेश को एक बेहतरीन स्थिति में लाया, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। इस स्थिति ने दिल और दिमाग को उलझा दिया और आज हम इसी विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इसमें आरक्षण आंदोलन की क्या भूमिका है? आरक्षण आंदोलन की जब इसमें पूरी भूमिका देखते हैं तो कभी कभी तो हंसी सी आ जाती है कि आरक्षण के मुद्दे पर इतना बड़ा आंदोलन, ऐसा आंदोलन आज तक कहीं देखा नहीं गया। कहीं नहीं। और सबसे बात खास ये है कि 1971 का जो स्वतंत्रता संग्राम से था बांग्लादेश का, जिससे पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश बना, उस आंदोलन से जुड़े लोगों को 30% आरक्षण देने की बात की गई और इसी का विरोध हुआ। अब इसमें पहले तो इसी बिंदु को देखने की बात है कि आखिर इस मुद्दे का विरोध क्यों हुआ। तो इसमें गौर करने की ये बात है कि उस आज़ादी के आंदोलन से जो लोग जुड़े थे वो अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी के लोग उसमें ज़्यादा थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि कट्टरपंथियों की उसमें दखल कम था। कट्टरपंथियों की सक्रियता इसमें जो है, हाँ, तो उस आरक्षण में कट्टरपंथियों को लाभ नहीं मिल रहा था या कम मिल रहा था, आवामी लीग के लोगों को लाभ ज़्यादा मिल रहा था। इस नाते इसका विरोध हुआ या कट्टरपंथियों के द्वारा भी विरोध को उकसाया गया, या यूँ कह ले कि चूँकि वहाँ बहुसंख्यक मुसलमान ही हैं, लगभग 95%, तो मुसलमान के साथ एक विडंबना तो है ही कि कट्टरता उनके खून में घोली जाती है। तो उनको यह उदार राजा की स्थिति पसंद नहीं आ रही थी। इस नाते भी वो लोग इस आंदोलन में कूदे। तो उस चीज़ का तो निराकरण लगभग हो गया था। 30% आरक्षण को 5% कर दिया गया और इसके बाद भी शीर्ष न्यायालय ने उस पर आगे बात रखी, उस पर रोक भी लगा दी, तब भी आंदोलन चलता रहा। तो उसी चीज़ से साफ साफ जाहिर होता है कि वास्तव में आरक्षण आंदोलन तो एक बहाना बना। छात्र राजनीति के ओड़ में, छात्र राजनीति की आड़ में सातिर शक्तियों ने अपना खेल खेला है और इसी नाते यह बात इतनी आगे बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि अंत में तो इसमें विदेशी शक्तियों का भी कुछ न कुछ योगदान जरूर रहा होगा। पूरी तरह से योगदान है विदेशी शक्तियों में। अगर हम पाकिस्तान को जोड़ लें, चीन को जोड़ लें, अमेरिका को जोड़ लें, पहले तो विदेशी शक्तियों के मामले में एक बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या, सीधे सीधे कह लीजिए, राजनीति में ही कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सब मौके की बात होती है और कोई विदेशी, कोई दूसरा देश ये कभी नहीं चाहता है कि उसके आसपास के देश या उससे जुड़े देश विश्व के पटल पर शक्तिशाली और समृद्ध हो जाएं। सही बात। क्योंकि अगर वो शक्तिशाली और समृद्ध होंगे तो उनके शोषण का मोहरा बनना उसके लिए संभव नहीं होगा, या किसी को अपना मोहरा बनाना संभव नहीं होगा।
तो उसी तरह इसमें भी पाकिस्तान तो खुन्नस खाए ही है हम्म, कि उसका आधा हिस्सा कट गया। चीन का भी है कि चीन अपने मनोवांछित काम वहाँ कर नहीं पा रहा है। अमेरिका की भी स्थिति है। अमेरिका की स्थिति तो अगर गौर करेंगे तो सारी दुनिया में ही मिलेगा हम्म, कि उलझाने फंसाने, सबके आपस में युद्ध कराने, ये तो उसका पुराना खेल है। हम्म, और यहाँ ये भी पता लग रहा है कि जो बाइडन के बेटे, क्या नाम है, शायद हिंडन बाइडन या क्या नाम नहीं याद आ हाँ, रहा है, जो भी है। वो भी जो है इस पीछे से हवा देने में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। और हमारे माननीय सांसद राहुल गांधी विदेशों में घूम घूम के इस देश के लिए भी कुछ वैसी ही स्थितियां पैदा करने में लगातार सक्रिय हैं। तो यही सब चीज़ें रही हैं, विदेशी अच्छा, शक्तियों इसमें का भरपूर हाथ रहा है। सेना और पुलिस का भी क्या योगदान रहा है इस तख्तापलट में? सेना का तो योगदान जरूर रहा है, हम्म, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन, इतना ऐसा आंदोलन ये नहीं था कि अगर सेना ईमानदारी से उतर जाए हाँ, और वहाँ कर्फ्यू का कोई मतलब ही न रहे। ना रहे। सेना पुलिस ईमानदारी से उतर जाए और उस ढाका में जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहे थे वहाँ कर्फ्यू माने कुछ रह ही न जाए, तो इसका मतलब कि सेना की मौन स्वीकृत थी। कर्फ्यू और लगा था फिर भी प्रदर्शनकारी जो है रुक नहीं प्रदर्शनकारी रहे। रुक नहीं रहे थे, तो काहे नहीं रुक रहे थे? ऐसे कि सेना कुछ कर ही नहीं रही थी, पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी। अच्छा, और शेख हसीना के बारे में कुछ? नहीं तो ये सेना का चक्कर यही है कि सेना भी कट्टरपंथी ताकतों के प्रभाव में ज़्यादा है। इसको हम पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान में भी देख चुके हैं, और यहाँ बांग्लादेश में भी देख रहे हैं। यह इस्लाम की महिमा है या उसकी विडंबना है कि सेना पुलिस सब कुछ मतलब एक काल्पनिक जन्नत के चक्कर में लगातार कट्टर से कट्टरतम होते जाते हैं। तो हाँ, क्या कह रहे थे आप? ये कह रहे हैं कि भारत के संदर्भ में अगर आप इस तख्तापलट को देखना चाहते हैं तो क्या इससे? भारत के लिए स्थितियां इससे अच्छी तो नहीं होने वाली हैं। अब कैसे इसको संभाला जा सकता है, क्योंकि अब जब शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ गया तो सेना का कब्जा होगा। और पता ये भी लगता है कि बांग्लादेश में सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वह जो है देश का शासन चला सके। तो उसकी आड़ में कट्टरपंथी ताकतों का शासन होगा, और सेना भी उनके साथे हो गई है। पाकिस्तान का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कट्टरपंथियों की सक्रियता बढ़ेगी उसमें? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी, और बढ़ चुकी है, क्योंकि वहाँ अभी देख रहे हैं हम कि हिंदू मंदिरों पर, हिंदू घरों पर धुआंधार हमले शुरू हो गए हैं। कई हिंदू मारे जा चुके, कई घर जलाए जा चुके। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और जो वहाँ 2-4% हिंदू बचे भी हैं उनको भी या तो मारा जाना है या देश छोड़ के भागना है। अच्छा, अगर इस बारे में चर्चा करें कि ये जो कट्टरता है, ये कट्टरता कैसे पनपती है लोगों में? क्योंकि जन्म से तो कोई कट्टर होता नहीं है, उसे सिखाया जाता है। तो क्या इसमें शिक्षा का योगदान है कट्टर होने? पूरा 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 शिक्षा का योगदान है। जिस मजहब में शुरू से ये सिखाया जाए कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो जब अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं है तो अल्लाह के बंदों के अलावा भी दूसरा कोई नहीं है, सीधा सीधा उसका तर्क बन जाता है। तो फिर अल्लाह को जो नहीं मानते हैं वो सीधे दुश्मन है। वहाँ कहा भी गया है, वहाँ उनके लिए कोई रहम नहीं है। या यूँ कह लीजिए कि कुरान में अगर कहीं है भी तो जो उसका व्यवहारिक रूप है, जो लागू रूप है, जो दुनिया में दिखाई देता है, उसमें जो है, जो मुल्ला मौलवियों की सोच से निकला है, उसमें कहीं दूसरे धर्म के लिए कहीं कोई रहम नहीं है। हाँ, या तो लेकिन मुसलमान हो कहीं या मर जाओ। ये भी 100% जो है हर जगह नहीं है, क्योंकि कुछ मुसलमान हम देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जैसे पंडित, ये क्या नाम था इनका, परमाणु का आविष्कार किए थे। हाँ, अब इनको आप यूँ समझ लीजिए कि यह एक अपवाद है। यह एक अपवाद की स्थिति है, और अपवाद की स्थिति हर जगह होती है। मुसलमानों में भी है, मुसलमानों में भी कुछ मुसलमान हम लोगों को भी अच्छे मिल जाएंगे, हमारे आसपास भी मिल जाएंगे। लेकिन विडंबना एक बड़ी गंभीर है, और जो कुरान या इस्लाम की संरचना से ही निकली है या उसके साथ ही चलती है, कि हमारे यहाँ या हिंदुओं में क्या है
कि हम अपनी बातों का खुल के विरोध कर लेते हैं, जो गलत है उसके विरोध में बोल लेते हैं। हमारे लिए कोई फतवा नहीं है, कोई धर्माचार्य हमारे सर कलम करने का आदेश नहीं निकालता है। यहाँ तक कि हम तो हिंदू देवी देवताओं का दोस्ताना अंदाज में अच्छा खासा मजाक भी बना लेते हैं, जैसे वो हमारे घर की चीज़ हो, हमारे आसपास की चीज़ हो, हमारे मित्रता में हो। तो यहाँ इस मामले में बड़ा खुलापन है, बहुत उदारता है। सीधे सीधे आप विरोध भी करते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। एक ही परिवार में कोई आदमी हनुमान को मानने वाला, कोई राम को मानने वाला, कोई शिव को मानने वाला, कोई दुर्गा की पूजा करने वाला, कोई किसी की पूजा नहीं करने वाला, फिर भी लोगों के आपसी संबंधों में कोई दुराव नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। तो यहाँ वह पूजा या श्रद्धा विश्वास की स्थिति वैयक्तिक है। आपको जो मानना हो मानिए, हमको जो मानना है हम मानेंगे। इससे हमारे संबंधों पर, हमारी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि कुरान या इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, वह सामूहिकता है। अगर आप हमारे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप हमारे दुश्मन हैं। इस चीज़ से बड़ा फर्क पड़ता है। तो जो कलाम साहब की बात है, तो कलाम साहब यहाँ के माहौल में किसी तरह से, अब्दुल हमीद, हाँ, तो ये लोग यहाँ के माहौल में किसी तरह से काफ़ी ऊंचे गए और एक सच्चे भारतीय होकर जिए। लेकिन ऐसे चीज़ें बहुत अपवाद की हैं, बहुत कम देखने में आती हैं। अगर ये भरपूर मात्रा में हों तो यह देश निश्चित रूप से दुनिया का स्वर्ग बन जाए। धर्म को वरीयता न देकर हमें राष्ट्रीयता को वरीयता देना चाहिए, ये ज़्यादा उचित है। असल में धर्म के मामले में अगर हम इस्लाम को देखें, ईसाईयत को देखें और हिंदू धर्म या सनातन धर्म को देखें तो थोड़ा सा फर्क नज़र आता है। फर्क ये नज़र आता है कि उन जगहों पर आपके तौर तरीके निश्चित किए गए हैं कि इस तरीके से पूजा करनी है, इस तरीके से मानना है और इस तरीके से लोगों को मनवाना भी आपका धर्म है, मजबूर करना भी आपका धर्म है, धोखा देना भी अगर आपको उससे हाँ वो भी गलत नहीं है। इस तरह की चीज़ें हैं। यानी उनके लिए चरित्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने मजहब की, अपने पंथ की सेवा करना या उसमें लोगों को जोड़ना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों से लोगों में कट्टरता भी आती है और संघर्ष भी बढ़ते हैं। कट्टरता से कहीं न कहीं नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं, वो तो फ़ायदा तो नहीं होता। लेकिन यहाँ खैर बात बांग्लादेश की हो रही है, तो ध्यान देने की बात यही है कि ये स्थितियाँ हमारे देश में हैं कि नहीं हैं। तो आप भी देखेंगे कि स्थितियाँ यहाँ भी खूब हैं। विपक्षी दलों के, ख़ास तौर से राहुल गांधी के लगातार इसी तरह के कारनामे हैं और ममता बनर्जी हैं कि सारे विपक्षी सत्ता के लोभ में उनका पागलपन यहाँ तक बढ़ गया है कि देश रहे या जाए, किसी तरह सत्ता मिले। तो क्या ऐसी बांग्लादेश वाली स्थिति अपने यहाँ भारत में भी होने की संभावनाएं लग रही हैं? आशंका तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन भारत और बांग्लादेश में मूलतः एक अंतर है। क्या? मूल अंतर यह है कि बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमान हैं और संयोग से अभी भी भारत देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं। हिंदू में वो कट्टरता चाहे बरगलाने से, चाहे समझाने से, चाहे जैसे आ ही नहीं सकती जो एक मुसलमान में आराम से आ जाती है। इस नाते यहाँ सरकार के खिलाफ उस तरह से व्यापक आंदोलन वो भी बिना कारण के नहीं हो सकता। लेकिन विपक्षियों द्वारा प्रयास इसका कहीं न कहीं विपक्षियों द्वारा प्रयास खूब किया जा रहा है और उसमें जातीयता की छौंक मार मार के जातियों को एक विराट हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास है। लेकिन धीरे धीरे ये भी समझेंगे, शायद 24 का चुनाव उनको बहुत कुछ समझा चुका हो कि केवल भ्रम पैदा करके लोगों ने जो है सरकार के विरोध में माहौल बनाया। बिल्कुल। हालांकि एक सौभाग्य रहा इस देश का कि सरकार बच गई, नहीं तो आज की स्थिति में यहाँ क्या होता इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जातियों के बारे में अगर हम चर्चा करें थोड़ा सा, तो
कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि जाति मत पूछिए, आप हमारी जाति क्यों पूछ रहे हैं, जाति नहीं पूछना है। तो वो लोग जाति सर्टिफिकेट क्यों देते हैं, जाति प्रमाण पत्र आखिर क्यों बनता है लोगों का? ये सब दोहरे मानदंड हैं अगर जिनको आपको जाति से दिक्कत है तो आपको जाति प्रमाण पत्र ही लागू नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सब हमारे इंडियन है, सब भारतीय हैं। आपको फिर आरक्षण भी अगर देना है तो आप जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर दीजिए। सब राजनीति का खेल है। अन्यथा हमारे यहाँ माननीय चंद्रशेखर जी ने किसी बहुत पहले ही कहा था कि किसी के भी नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटा दिया हटा जाए। देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। तो लेकिन कौन सुनता है, क्योंकि जात के आधार पर सबको राजनीति करनी है। बस वही। और लूट खसोट की स्थिति जो कि हमारे राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है कि किसी तरह अगर उस मुख्य धारा में आ गए तो लूटो खाओ और 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करके तब जाओ। तो उस स्थिति में देश हित या राष्ट्र हित की राजनीति बहुत फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। तो फिर तो यही होता है कि लोगों को बरगलाना है, बरगला के अपने हित को साधना है। तो बरगलाने की स्थिति में क्या बरगलाएंगे? कहीं जात से बरगलाएंगे, कहीं क्षेत्र से बरगलाएंगे, कहीं धर्म से बरगलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बरगलाने की हैं। जिस हिसाब से बांग्लादेश में आरक्षण के कारण ये सब पूरा माहौल बना है, मूलतः उसका तो आरक्षण ही था। अपने यहाँ भी आरक्षण को लेकर कहीं न कहीं ये कसमकस बना रहता है। असल में बांग्लादेश की स्थिति समझें तो आरक्षण तो सिर्फ वहाँ एक बहाना बना। अब वो बहाना भी सुनियोजित था, खैर सुनियोजित तो नहीं था, सरकार ने तो घोषणा की थी, लेकिन घोषणा करने पर उसका निराकरण ही बहुत जल्दी हो गया। बिल्कुल। तो बस एक बहाना मिल गया और एक बहाने की आड़ में सारे कारनामे हो गए। ये प्री प्लान्ड था पूरा, पहले से पूरा प्री प्लान्ड नहीं था। जैसे कि हमने आग लगाने की सारे तैयारी कर ली है। हाँ। लगातार उस तैयारी को हम पुख्ता करते जा रहे हैं। बस हमको एक चिंगारी का इंतजार है। और जहाँ चिंगारी में यही आरक्षण वाली चिंगारी मिली, तो ये आरक्षण वाली एक चिंगारी मिल गई। और तैयारी तो हमेशा से चल रही थी वहाँ। ये तैयारी लगातार मजबूत भी होती जा रही थी। तो बस एक चिंगारी का इंतजार था, चिंगारी आरक्षण के रूप में मिल गई। बस बांग्लादेश के मामले का लब्बो लुबाब कम से कम मेरी समझ में तो यही आता है। ठीक है, तो फिर बंद किया जाए। हो गया है। हाँ, फिर मिलेंगे। ठीक है भाई, नमस्कार। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, देश के प्रति सोचिए, जातीयता धर्म इन सब में न बटें। फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।